तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके अंदर जो कंपनी के कार्य को जो है नियमित और नियंत्रण किया गया और कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता दी गई और बाद में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। उसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसके पद को गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, जो कि पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना था। ये जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत किया गया था। और इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये जो इसके अंदर जो गवर्नर जनरल बनाया गया था उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, जो कि गवर्नर जनरल है इसकी सहायता या इसकी बात मानेंगे। वहीं जो पहले मद्रास, बम्बई और ये प्रेसिडेंसियाँ थी, इनके गवर्नर थे वो अलग-अलग होते थे, परंतु इस एक्ट के बाद जो है गवर्नर जनरल के अंतर्गत आने लगे। तो इन सभी के गवर्नर है, ये जो गवर्नर जनरल वो बन गया बंगाल का, उसके अधीन हो गए। और उसके बाद जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत जो बंगाल के अंदर 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश बनाया। नमस्कार साथियों, जीके एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो है हरियाणा जीके के जो हमारे प्राचीन इतिहास की जो सीरीज चल रही थी, आज उसकी ये दूसरी वीडियो है। तो इसके बाद प्राचीन इतिहास है उसके जो टॉपिक है ये हमारा खत्म हो जाएगा, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग 100 क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे और इसके कुछ एक बचे हुए क्वेश्चन आज करवाऊँगा। और इसके साथ ही जो हमारे इसी वीडियो के अंदर मैं करवा रहा हूँ पॉलिटी के क्वेश्चन, जो इंडियन पॉलिटी है। तो मैंने इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने करवा दिए थे, जितने भी अनुच्छेद हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो सारे मैंने करवा दिए थे। और आज की इस वीडियो में हम जो है हमारा संविधान निर्माण है उसके बारे में देखेंगे कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, इसका मूल क्या था, इसका बेस क्या था। तो इसके अंदर सबसे पहले जो संवैधानिक ढांचा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, संवैधानिक ढांचा, ये कहाँ से शुरू हुआ था, इस टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले देखेंगे हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ये टॉपिक हम आज करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कंपनी का शासन, कंपनी का शासन जो कि 1773 से 1858 तक रहा था। और इसके साथ ही हम देखेंगे ताज का शासन, जो ब्रिटिश ताज था उसका शासन, ताज का शासन। और ताज का शासन रहा था 1858 से जब तक हम आज़ाद हुए थे 1947 तक। तो ये टॉपिक आज हम करेंगे। तो इससे पहले हम जो हरियाणा की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा जीके के, तो वो कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 101 है, 100 क्वेश्चन कल हो गए थे। किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश को हरियाणा शब्द से संबोधित किया गया है? तो ये अखंड प्रकाश में है, अखंड प्रकाश ग्रंथ है जिसके अंदर हरियाणा को हरियाणा शब्द से संबोधित किया गया है। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? कुरुक्षेत्र है, इसको हरिक्षेत्र कहा गया है। तो हरिक्षेत्र है, ये स्कंद पुराण के अंदर कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र कहा गया है। प्राचीन काल में किस महाजनपद का विस्तार हरियाणा तक था? तो कुरु जनपद है, इसका विस्तार हरियाणा में था। किस शताब्दी के उपरांत प्रदेश को हरियाणा नाम से संबोधित किया जाने लगा? तो लगभग 14वीं शताब्दी के बाद जो है हरियाणा को हरियाणा नाम से संबोधित किया जाने लगा। हरियाणा के किस हरियाणा क्षेत्र में किस मौर्य हरियाणा क्षेत्र है, ये किस मौर्य राज्य का भाग रहा था? तो ये जो है पहले बिंदुसार का, अशोक का और चंद्रगुप्त मौर्य, इन सभी का जो है राज्य इनका भाग रहा था। मौर्य साम्राज्य की भी रहा था, उसके बाद अशोक और बिंदुसार, इन सभी के जो है हरियाणा के ऊपर शासन किया था। हरियाणा में गणतंत्रीय व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मौर्य वंश को। भारत के सबसे बड़े योद्धेय गणराज्य का केंद्र हरियाणा था। पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा साम्राज्य का भाग था। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो पुरातात्विक खोज हुई थी वो बताती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग रहा था। हरियाणा के किस टकसाल से योद्धेय सिक्के डालने का प्रमाण मिलता है? तो खोखराकोट, रोहतक से। हरियाणा में योद्धेयगण के सिक्के सर्वप्रथम किस शताब्दी में मिले थे? तो ये 19वीं शताब्दी के अंदर योद्धेयगण के सिक्के ये हरियाणा में मिले थे। हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणराज्य कौन सा है? तो एक तो हमारा हो गया योद्धेय गणराज्य और दूसरा अग्र गणराज्य। योद्धेय गणराज्य में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र हरियाणा के किस जिले तक था? तो कुणिंद गणराज्य इसका क्षेत्र अम्बाला तक था। अग्र गणराज्य की राजधानी अग्रवा थी। सही कथन का चयन करें। अग्रों से संबंधित 10 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 9 सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय व एक सिक्का भारतीय संग्रहालय में। ये कथन सत्य है। अर्जुनायन गणराज्य
में दक्षिणी हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे, तो ये भी सत्य है। हरियाणा में गणतांत्रिक व्यवस्था 500 ईसा पूर्व स्थापित हो चुकी थी, जो कि मौर्य साम्राज्य ने शुरू की थी, ये भी सही है। प्राचीन काल में अग्र जन का मुख्य केंद्र अग्रवा था, तो ये भी सही है। तो ये सारे कथन सत्य हैं। कुणिद गणराज्य के सिक्के में कहाँ से मिले हैं, तो ये में करनाल और जगाधरी से मिले हैं। कुणिद गणराज्य के सिक्के करनाल और जगाधरी से मिले हैं। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। किस अभिलेख से सूचना मिलती है कि समुद्रगुप्त ने युद्धेय गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये में प्रयाग प्रशस्ति से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त इसने युद्धेय गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। वर्धन वंश किस शासक के वर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि धारण की थी? ये प्रभाकर वर्धन ने प्रतापशील की उपाधि धारण की थी। नरवर्धन ने हरियाणा में अपनी सत्ता कहाँ स्थापित की थी? तो ये थानेसर में। तो वर्धन वंश का जो प्रमुख केंद्र था वो थानेसर रहा था। 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है थानेसर में स्थापित की थी। हर्षवर्धन ने थानेसर प्रशासन है ये 606 से 647 ईस्वी के तक किया था। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के राज दरबार में कवि थे। हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, तो कौन सा था? नागानंद। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शनी, नागानंद और एक और था इनका, जो है तीनों ने जो 3 नाटक लिखे थे। चीनी यात्री वेनसुआंग किस सम्राट के समय हरियाणा में आया था? तो वेनसुआंग है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षचरित है ये बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास, तो थानेसर के आसपास ये कुरुक्षेत्र था। चीनी यात्री वेनसुआंग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर की वैभव और चर्चा की गई है? तो ये थानेसर की। और थानेसर है ये कुरुक्षेत्र का ही भाग है, तो ये जिला हो गया हमारा कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस, वैसे इसका आंसर थानेसर ही आएगा। हरियाणा के किस शासक से प्राप्त किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था? तो जो जोध का अभिलेख है इससे प्राप्त होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासक था। हरियाणा के हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये सोनीपत से। किसके शासनकाल में पेहोवा व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ? तो मिहिर भोज के रूप में जो पेहोवा है यहाँ पे ये घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, घोड़ों के व्यापार का। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये वत्सराज था। तोमर राज्य की नींव किस शासक ने रखी थी? तोमर राज्य की नींव ये अनंगपाल ने रखी थी। राजशेखर किसके दरबार में निवास करते थे? तो ये महेंद्रपाल प्रथम थे, उसके दरबार में राजशेखर थे। किस शिलालेख से चौहान व तोमर वंश के शासकों के मध्य संघर्ष का विवरण मिलता है? तो ये हर्षनाथ का शिलालेख है, इससे में जो है चौहान और तोमर वंश के शासकों के बीच से जो संघर्ष था उसका पता चलता है। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय जाउल नामक सरदार के द्वारा हुआ है? तो ये पेहोवा अभिलेख से हमें पता चलता है कि तोमर वंश का उदय ये जोल नामक सरदार से हुआ है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? तो ये जयपाल के काल में जो है तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तो ये हमारे जो प्राचीन इतिहास था उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे हो गए हैं। इससे पहले एक वीडियो हुई थी, उसके अंदर 100 क्वेश्चन करवाए थे, तो अब जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटी का, तो वो रहेगा हमारा संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कंपनी का शासन जो कि हमारा 1773 से 1858 तक रहा था, ताज का शासन 1858 से 1947 तक रहा था। इसके ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने जो 1608 के 1608 में 1608 में जो है एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई थी। व्यापार करने के लिए भारत आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश कंपनी थी तो ये व्यापार के लिए भारत आई थी। तो इसको जो है अनुमति दी थी 1600 में व्यापार के लिए, जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी।
एलिजाबेथ, इसने जो है इसको अनुमति दी थी व्यापार के लिए। आप इसको साथ साथ नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यही करवा रहा हूँ मैं सिर्फ। और उसके बाद पहले तो ये बंगाल के अंदर व्यापार करने के लिए सीमित थी, लेकिन 1765 में इसने बंगाल और बिहार और उड़ीसा थे, इसके जो राजस्व और दीवानी न्याय थे वो अधिकार प्राप्त कर लिए थे इसने। 1765 में इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके जो राजस्व के जो राजस्व और दीवानी न्याय के जो अधिकार थे वो इस कंपनी ने ले लिए थे। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो भारत में उसके जो क्षेत्रीय शक्ति बन गई थी पहले, उसके बाद इसने पूरे भारत के ऊपर जो है अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ताज का शासन शुरू होने से पहले 1857 में विद्रोह हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। उसके बाद जो है जो ब्रिटिश ताज था, क्राउन के हाथों में जो भारत की सत्ता चली गई थी, और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हुआ था। और उससे पहले जैसे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता मिली थी, तो उसके साथ ही हमें जो है संविधान की ज़रूरत पड़ी थी। स्वतंत्रता जब हमें मिलने वाली थी तो उस समय जो भारत के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने देखा कि भारत है, इसको संविधान की आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो संविधान की ज़रूरत महसूस हुई तो इसका संविधान सभा का निर्माण, संविधान बनाने के लिए हमें संविधान सभा बनानी पड़ी। वो 1946 में हमने संविधान सभा का गठन किया था। और जो है 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू कर लिया था। 26 जनवरी 1950 को हम इसको पूरे डिटेल के साथ करेंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत के ऊपर जो ब्रिटिश का शासन रहा था वो दो भागों में रहा था। सबसे पहले देखते हैं हम कंपनी का शासन। कंपनी का शासन, तो कंपनी का शासन रहा था हमारा जो है 1773 से 1858 तक। तो इसके अंदर जो कंपनी का शासन था, इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या किया गया था, इससे पहले जो बंगाल था इसका गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर क्लाइव होता था। इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल का पहला गवर्नर कहते हैं क्लाइव, तो बंगाल का गवर्नर कौन था, क्लाइव, क्लाइव गवर्नर होता था। और उसके बाद जैसे अलग कई गवर्नर बने, लेकिन 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल का गवर्नर था, इसके अंदर सबसे पहले जो है जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वो वारेन हेस्टिंग था। और इससे पहले हम देख लेते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी क्या विशेषता थी। तो इसने जो है भारत में, एक बार इनको नोट कर देता हूँ, तो जो है कंपनी में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके अंदर बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। और उसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके कार्यों को जो है नियमित और नियंत्रित करने का काम किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे, इनको मान्यता दी गई थी। और भारत के अंदर केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जो इस अधिनियम की ओर भी कई सारी विशेषताएं थी, जिसके अंदर जो है बंगाल का गवर्नर था, जो गवर्नर था इस पद को क्या कर दिया, गवर्नर जनरल का पद बना दिया, गवर्नर जनरल का पद बना दिया। और जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन रहा था, तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, ये बना था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स। आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। अब मैं इतने आगे इसको नोट कर लेता हूँ। और गवर्नर जनरल का जो पद बनाया गया था
जिसमें वारेन हेस्टिंग जो है पहला गवर्नर जनरल रहा था। तो गवर्नर जनरल की जो सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई थी, जो कि गवर्नर जनरल था उसकी सहायता करने के लिए ये बनाई गई थी। उसके बाद हम देखते हैं मद्रास, बम्बई और इनके गवर्नर थे, जो मद्रास और जो बम्बई इसके जो गवर्नर थे, इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो गवर्नर जनरल ने अपने अधीन ले लिया। क्योंकि इससे पहले जो गवर्नर होते थे वो सारी प्रेसिडेंसियाँ अलग अलग होती थी, लेकिन जो ये एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, इसके बाद जो है गवर्नर जनरल ने जो बम्बई और मद्रास का ये जो गवर्नर थे, बम्बई और मद्रास के गवर्नर, ये किसके अधीन हो गए? गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। और जो 1774 के अंदर इसी अधिनियम के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था, एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में एक जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल में एक जो उच्चतम न्यायालय था इसकी स्थापना की गई। और जो एक इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश होता था, एक इसमें मुख्य न्यायाधीश था, और जो अन्य 3 थे वो एक अन्य न्यायाधीश थे। तो इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे जो 1774 के अंदर बंगाल में उच्चतम न्यायालय बनाया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, टोटल 4 न्यायाधीश थे। और इसके साथ ही हम देखेंगे इसके एक्ट ने जो है कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के जो व्यापार करने लोग आए थे, तो उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा दिया था कि वो भारत के लोगों से निजी रूप में उपहार नहीं लेंगे, निजी रूप से उपहार और रिश्वत लेने पर रोक। तो ये जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के कारण जो है इनके ऊपर रोक लगाई गई थी। इसके अलावा जो इस अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जिसमें कंपनी की गवर्निंग बॉडी काम करती थी, तो उसके माध्यम से जो है कंपनी का जो शासन था उसको सशक्त कर दिया गया। कंपनी के ऊपर जो है नियंत्रण है वो सशक्त कर दिया गया। और इसने जो है भारत के में इनका जो राजस्व था, इनके नागरिक थे, जो कर्मचारी थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए हुए थे, और जो सैन्य मामले थे उनकी जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी कर दिया था। ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके अंदर आप देख लीजिए क्या क्या हुआ था। तो इसके अंदर जो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया। कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता प्रदान की गई। भारत में जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। जो गवर्नर जनरल था इसको गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, जो कि पहला वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था बंगाल का। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो है 4 सदस्यों की जो एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया, जिसमें कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे जो पहले अलग अलग थे, तो वो अब क्या हो गए, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसके अधीन आने लगे। इसके अलावा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत 1773 के एक्ट के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसने जो कंपनी के ऊपर नियंत्रण था वो अपना सशक्त कर दिया, अपना रुख है वो काफ़ी कठोर कर लिया था कंपनी की ओर से। तो और जो उसके अलावा जो कंपनी के जो कर्मचारी भारत में थे या सैन्य मामले थे या फिर जो राजस्व इकट्ठा होता था, उन सभी की जानकारी है ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद हम देखेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का संशोधन अधिनियम, मेंडिंग एक्ट, जिसे मेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहते हैं। तो ये हमारा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। जो 1781 का जो संशोधन अधिनियम था, अमेंडिंग एक्ट था, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम देख रहे हैं। तो इस ये जो एक्ट था इसके अंदर जो
गवर्नर जनरल और काउंसिल थे, उसके अंदर जो गवर्नर जनरल और काउंसिल को जो है सर्वोच्च न्यायालय बनाया था, उसके क्षेत्राधिकार से बरी और मुक्त करवा दिया गया था। और वहीं जो राजस्व से जुड़े मामले थे उनको जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। और कलकत्ता के निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। तो कलकत्ता के निवासी हैं वो सर्वोच्च न्यायालय इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। और हिंदुओं और मुसलमानों के जो मसले थे, उनके जो मामले थे, उनको सुलझाने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उनके निजी कानूनों का जो है प्रयोग करे, तो उनके हिसाब से जो है इनके मामले इनको तय करे। और वहीं इसके अंदर प्रावधान किया गया कि जो प्रांतीय न्यायालय हैं इनकी अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में की जाए, इसके अंदर दायर की जाए, सर्वोच्च न्यायालय में जो है इसकी अपील दायर न की जाए। तो ये जो है इसके जो प्रमुख विशेषता थी। और इसके साथ जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था, तो इसको जो है प्रांतीय न्यायालय व जो काउंसिलें थी बनी हुई थी उनके नियमों को बनाने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। तो इस प्रकार से ये जो था 1781 का अमेंडिंग एक्ट। और उसके बाद जो उसके आया था 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके अंदर द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक क्षेत्र थे उनको कार्यों को अलग अलग किया गया। कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र आधिपत्य क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश सरकार को जो है कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण दे दिया गया। तो ये जो 1784 का अमेंडिंग पिट्स इंडिया एक्ट रहा था। और वहीं उसके बाद जो 1786 का अधिनियम आया था, तो 1786 का अधिनियम था, इसके अंदर जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को बनाया गया था। और इसने जो है गवर्नर जनरल बनने के लिए जो है इसने दो शर्तें रखी थी। और इसकी ये दो शर्तें कौन सी थी? एक तो इसे जो है जो विशेष मामलों के अंदर काउंसिल की जो निर्णय काउंसिल की बात है वो मानने का अधिकार ना हो, यानी कि इसको मनमानी करनी थी। और दूसरा जो इसका था, इसको कमांडर इन चीफ यानी कि जो सेनापति का पद था, इसने सेनापति का पद मांगा था, सेनापति का पद जो है कॉर्नवालिस ने मांगा था। तो इसके बाद जो आया था 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उसके बाद 1813 में आया, 1833 में आया और 1853 में आया। ये जो है चारों एक्ट हम कल की वीडियो में करेंगे। और उसके साथ ही उसके बाद जो आ जाएगा हमारा ताज का शासन, वो हम उससे आगे की क्लास में देखेंगे। ताज का शासन 1858 से 1947 तक। तो हमने जो आज ये एक्ट किए हैं इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके अंदर जो कंपनी के कार्यों को जो है नियमित और नियंत्रण किया गया। और कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता दी गई। और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। उसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसके पद को जो गवर्नर था उसके पद को गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, जो कि पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना था। ये जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत किया गया था। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये जो इसके अंदर जो गवर्नर जनरल बनाया गया था उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, जो कि गवर्नर जनरल है इसकी सहायता या इसकी बात मानेंगे। वहीं जो पहले मद्रास, बम्बई और ये प्रेसिडेंसियाँ थी, इनके गवर्नर थे वो अलग अलग होते थे। परंतु इस एक्ट के बाद जो है गवर्नर जनरल के अंतर्गत आने लगे। तो इन सभी के गवर्नर है, ये जो गवर्नर जनरल हो बन गया बंगाल का, उसके अधीन हो गए। और उसके बाद जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत जो बंगाल के अंदर 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और 3 जो है अन्य न्यायाधीश बनाए गए। वहीं और इसको जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत जो है कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई कि वो भारतीयों से जो निजी रूप से उपहार या रिश्वत नहीं लेंगे। और इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद उसके अंदर जो कमियां रह गई थी, उसको उन खामियों को दूर करने के लिए एक अमेंडिंग एक्ट आया था, वो था 1781 का संशोधन अधिनियम। तो संशोधन अधिनियम था, इसके अंदर जो गवर्नर जनरल व काउंसिल को है सर्वोच्च न्यायालय था उसके क्षेत्राधिकार से बरी और मुक्त कर दिया गया। राजस्व से जुड़े मामलों
को भी जो है सर्वोच्च न्यायालय से बाहर कर दिया गया। कलकत्ता के निवासी थे उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। जो हिंदू और मुसलमान थे उनके जो विवाद थे, उनके मसले थे, उनको जो न्यायालय है उन्हीं के जो निजी कानून है उसी के हिसाब से उनको जो है तय करेगा, उनका निर्णय देगा। तो ये सब 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट था उसके तहत किया गया। और इसके अंदर एक प्रावधान और किया गया जिसके अंदर जो है प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल है वो अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं करेंगे, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में करेंगे। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जो प्रांतीय न्यायालय थे इनको जो और उनकी काउंसिल थी उनके जो नियम और बनाने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दिया गया। उसके बाद 1784 का पिक्स इंडिया एक्ट आया जिसके अंदर जो है कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे इनको अलग अलग किया गया, वैध शासन लागू किया गया। और कंपनी के अधीन क्षेत्र को जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था, ये पहली बार कहा गया था। भारत का जो क्षेत्र था जो कंपनी के अधीन था उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कहा गया था। ब्रिटिश सरकार को जो है कंपनी के कार्यों व प्रशासन का जो पूर्ण रूप से नियंत्रण है ये दिया गया था। ये जो एक्ट था ये भी जो है 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट था उसके बाद लाया गया था, उसकी जो कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट की उसी के तहत। उसके बाद जो है 1786 के अंदर का अधिनियम आया था, वो था उसके अंदर जो कार्नवालिस है इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जिसके लिए इसने दो अपना पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखी थी। जिसके अंदर एक तो उसने विशेष मामलों में काउंसिल की बात को न मानने का अधिकार मांगा था, दूसरा उसे सेनापति या कमांडर इन चीफ जो है बना दिया जाए, उसने ये कहा था। और उसके बाद जो है 1793 का चार्टर एक्ट, 13 का, 33 का और 53 का चार्टर एक्ट है, ये हम अगली वीडियो में कर लेंगे। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।